बट वेन इट कम्स टू बिहार इट्स लाइक अ सबका पंचिंग बैग है, मारो भाई पीटो से, एक पंच दो. वी आर नॉट डिफाइनिंग द पैथ, इट्स द पीपल हु विल डिसाइड. कैसे नेता एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अगेंस्ट लड़ाते हैं. गोलगप्पे के व्यूअर्स, वेलकम टू द बजट टॉक. और उस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ जो हैं हमारे मित्र और आर्थिक विषय के जानकार श्री मनोज पांडे जी. तो मनोज पांडे जी अभी हमें बताएंगे कि बजट का जो सेलियंट फीचर क्या है एट हाई लेवल, एंड देन फिर हम लोग आगे की चर्चा रखेंगे. तो मनोज जी, ये बजट आप कैसे देखते हैं? हाउ इज द बजट? बजट एक काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट कहा जा सकता है. सरकार एक स्थायित्व के साथ आर्थिक गति को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए मिडिल क्लास को इस ग्रोथ का इंजन जिसे हम कहा है, इस विकास के इंजन को गति देने के लिए मिडिल क्लास को बनाया गया है माध्यम. ये लगातार शिकायत आ रही कि मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग जो है बहुत दबाव में है, उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, टैक्स का बहुत दबाव है. तो एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स के माध्यम से वो छूट दी गई. मध्यम वर्ग ऐसा वर्ग है जो आय अगर उसके पास होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है जी. जो कि उच्च वर्ग में ऐसा नहीं. उच्च वर्ग अगर 100 रुपये कमाता है तो शायद उसमें से 80 रुपये नहीं खर्च करे, लेकिन मध्यम वर्ग एक बड़ा अमाउंट करता है. तो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट. लगभग 1 लाख रुपए इनकम जो पर मंथ कमाते हैं वो टैक्स इनकम टैक्स के दायरे से बचेंगे. तो ये अपने आप में उनके जेब में ज़्यादा आय आएगी और वो ज़्यादा खर्च करेंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा. तो इस तरह से ये ग्रोथ को प्रोपेल करने वाला एक बजट है. और हम बड़े मोटे स्तर पर भी देखें तो बजट में फाइनेंशियल डिसिप्लिन या वित्तीय अनुशासन की बात करें तो हमारा जो दर है फिस्कल डेफिसिट का वो लगातार पिछले 4-5 6.9% से घटते घटते 4.9 4.8 का टारगेट रखा गया. तो इस ग्रोथ के बावजूद, क्योंकि सरकार इस तरह की है जो हमारी अर्थव्यवस्था है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार खर्च करना चाहती है और सरकार खर्च करती है तभी इकोनॉमिक इंजन हमारा आगे बढ़ता है. उसमें 4.9% जो हम मेंटेन करने या 4.8% तक हम जो ला रहे हैं ये है. बजट का आउटले लगभग 35 लाख करोड़ का है, जिसमें कैपेक्स जो अनुमानित था 10 से 12 लाख करोड़ तक का. तो उस हिसाब से हम देखें बजट का साइज भी बहुत बड़ा है. उसके अलावा छूट इस तरह की दी गई हैं जो कि भारत की आर्थिक गति, एक बहुत बड़ा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI दिया गया. मैं इस चीज़ को बड़े करीबी से देख रहा हूँ क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी मार्केट अभी 4% तक हम लोग टैप कर पाए हैं या 6% तक हम लोग टैप कर रहे हैं. अभी बहुत बड़ा मार्केट बचा हुआ है और अभी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं यहाँ पे वो सब मिलके भी उसको नहीं. तो एक शर्त भी रखी गई है कि जो 100% का FDI होगा, प्रीमियम का जो भी पैसा आएगा उसका इन्वेस्टमेंट भारत में होगा. तो इस शर्त के साथ FDI रखा गया. इसके अलावा कस्टम ड्यूटी में बहुत तरह तरह की छूट दी गई है विभिन्न सेक्टर का. और सरकार छोटे से छोटे सेक्टर तक, जैसे कि सीप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए भी छूट लेके आई है. तो हर सेक्टर को ध्यान दिया है. एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी अलग से फंड की व्यवस्था की जा रही है. तो ये बजट ओवरऑल एक, मैं कह रहा हूँ, प्रोग्रेसिव बजट है. एक इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को ताकत देने वाली, उसको विकास को गति देने वाली बजट. तो थैंक यू फॉर दैट. तो आप और हम जिस राज्य से आते हैं, हमारा प्यारा बिहार, क्या हमारे राज्य के लिए इस बजट में कुछ है? क्योंकि आज मैडम सीतारामन जी ने मिथिलांचल का साड़ी पहना था, तो काफ़ी बिहार के मेरे दोस्तों ने बोला कि देखो आज, तो क्या ये सिर्फ इलेक्शन के पहले की स्ट्रैटेजी है या वाकई बिहार के लिए कुछ हुआ है? इस पे आप. बिहार हमारे ख्याल से
हमारे प्रधानमंत्री और इस सरकार के विकास के केंद्र में रखने की योजना है और ऐसा दिखता है। और हमारे प्रधानमंत्री वैसे भी कहते हैं कि हम एक बैलेंस ग्रोथ की बात करते हैं। ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो गैप है भारत के दरमियान, जो गुजरात और महाराष्ट्र की जो राज्य हैं वो जितना विकसित है, इधर उड़ीसा के राज्य, बिहार के, झारखंड के राज्य उतना विकसित नहीं है। तो इसके लिए बिहार के लिए पिछली बार भी विशेष पैकेज दिया गया था। इस बजट में एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बिहार को, मिथिलांचल के लिए विशेषकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है और वो पैकेज बिहार के लिए एक अत्यंत शुभ संकेत है। और ये दिखाता है, मैं तो इसको इलेक्शन का कैंपेन नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो एक दिन का कोई पैकेज नहीं होता, वो पैकेज लॉन्ग टर्म होता है और उसके लिए लॉन्ग टर्म विजन और उसका ग्रोथ भी होता है। लेकिन ये बहुत शुभ संकेत है और बैलेंस ग्रोथ के लिए, और बिहार डिजर्व भी करता है। और न केवल बिहार, बिहार भी, झारखंड भी, उड़ीसा, जो भी पूरब के राज्य हैं जो विकास की गति में पीछे रह गए हैं, उन सारे राज्यों के लिए ये है। तो बिहार के लिए किया है, ये बड़े शुभ संकेत हैं। मैं भी इससे प्रसन्न हूँ और होना भी चाहिए। वो क्षेत्र खासकर कोसी के बाढ़ में या अन्य नेपाल से आने वाली नदियों के बाढ़ में हमेशा प्रभावित रहा है, तबाह होता रहा है। तो अगर उस क्षेत्र के लिए विशेष योजना दी जा रही है तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं मैं कहूँ, बल्कि वहाँ के लोगों को ये मिलना भी चाहिए था। और प्रधानमंत्री का या वित्त मंत्री का ध्यान अगर इस पे है तो अच्छा है। और माननीय वित्त मंत्री जी की अब जहाँ तक बात है, एक महिला वित्त मंत्री लगातार 8वीं बार बजट पेश कर रही हैं। इस बात को भी हमें रेखांकित करनी चाहिए कि एक महिला वित्त मंत्री को 8 बार ये मौका मिलना, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में भी हमें ऐसा मौका नहीं मिलता कि एक महिला 8 साल तक लगातार इतने बड़े देश का बजट पेश कर रही है। तो ये अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण का एक सीधा साधा उदाहरण है। तो उन्होंने मिथिला का साड़ी पहनी है तो ये अच्छी बात है। मिथिला का साड़ी अगर वित्त मंत्री पहन रही है तो उसके माध्यम से पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि मिथिला की साड़ी जो है बहुत अच्छी है, वो अच्छी होती है। और इस तरह से एक तरह से हम कल्चरल ब्रांडिंग भी होती है हमारे प्रोडक्ट का। तो इसमें अच्छी बात है, हमें तो इसमें शुभ संकेत भी मानना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। तो पिछले एपिसोड या पिछले स्टोरी में आपने बजट के बारे में सुना होगा जो 1 फ़रवरी को आया था, और बजट पे हम लोगों ने कुछ बाइट्स सुनाई थी एट अ वेरी हाई लेवल, मिडिल क्लास के लिए क्या है या एनआरआईज के लिए क्या है वगैरह वगैरह। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उसी बजट के सिलसिले में हम आपके सामने लाए हैं, और दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। सो आप सुनते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू गोलगप्पे। ये यूट्यूब पे है, इंस्टा पे है, एक्स पे है, रंबल पे है, और सारे इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में लिखा जाएगा। सो आपका घर का चैनल बा, रहुआ के चैनल बा, सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। सो बजट 2025 बिहार क्रिटिसिज्म क्यों? तो हमने देखा कि बिहार को लेके इस बजट पे काफ़ी चर्चाएं हुई दोनों साइड से, सरकार की तरफ से जिसमें बार बार बिहार शब्द का उल्लेख किया गया ड्यूरिंग सीतारामन जी के प्रेजेंटेशन के दरमियान, और उसके बाद ऑपोजिशन का उस पर कटाक्ष करना, ये दोनों है। तो इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में रखूँगा और हिंदी में 50-50 ऐसे बोलूँगा। तो देखिए, I was not taken aback by the huge negative reaction following Bihar's name in the budget 2025. और मैं इसलिए भी आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि मैंने अपनी एक पुस्तक मैंने जो लिखी है, रीबूटिंग बिहार, अब नहीं तो कब, और इस पुस्तक में मैंने बिहार के बहुत से फैक्ट्स के बारे में लिखा है, और उसमें एक इंटरेस्टिंग चैप्टर या सेक्शन है जिसमें द बायस विच अ बिहारी फेस पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये आज़ाद भारत 1947 के बाद से जो बना है भारत, इसमें बिहार राज्य के लोगों को, जब वो झारखंड बिहार एक था,
या इवन जब वो बंगाल के साथ था, तब से बिहार के रहने वालों को काफ़ी तरह से भारत के तमाम अदर स्टेट्स में बायस फेस करना पड़ा है, भेदभाव फेस करना पड़ा है। सो जब ये बजट में आया और लोगों का अचानक कूदना और क्रिटिसाइज करना वाज लिटिल ओवरवेलमिंग कि भाई ऐसा क्या है बिहार में जो आप लोग इतना परेशान हो जाते हो, एक गरीब गुरबा राज्य है, जीने दो उसे, क्यों आप लोग इतना परेशान होते हो। भारत के ईस्टर्न साइड, नॉर्थ और ईस्ट साइड के बीच में एक राज्य है, पड़ा हुआ है बेचारा, क्यों परेशान हैं आप उसको लेकर। So, in spite of taking Bihar's name several times, the allocation to Bihar is rather minuscule. Some people have actually calculated it and came up with a figure of just 0.04% of the total allocation for Bihar specific projects. Okay, so this is the number, guys. The hate for Bihar is real. Sagarika Ghosh, TMC MP, Sucheta Dalal were among first to shoot off their mouth. Then the politicians jumped in. The several prominent opposition leaders criticized the Union Budget 2025 for its perceived bias towards Bihar. और कौन कौन है ये पॉलिटिशियन? P. Chidambaram, ex-finance minister from Congress, a politician from Tamil Nadu, accused the government of favoring only 3.2 crore tax-paying filers and 7.65 crore Bihari voters, neglecting the remaining 140 crore Indians. ये उनका सोचना है। फिर आते हैं मनीष तिवारी जी, ये कांग्रेस चंडीगढ़ के नेता हैं, एमपी हैं ये। He questioned whether it was a budget for Bihar or Bharat, highlighting the excessive focus on the state. Abhishek Banerjee, Mamata Banerjee के nephew, TMC, claimed there was nothing for the common man and that the budget was entirely focused on Bihar due to the upcoming election. I think अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने वाली है 2025 में बिहार स्टेट असेंबली की, उस पे वो कटाक्ष कर रहे हैं। तब आते हमारे गौरव गगोई जी, वो कैसे चुप रहेंगे। असम के हमारे प्यारे गौरव गगोई जी described this budget as the weakest budget in the last 10 years. हर साल वो वीक होता है, ये वीकेस्ट के बाद पता नहीं और कौन सा ग्रामर यूज होगा। फिर आते हैं जयराम रमेश, वैज्ञानिक जैसा लुक, IIT से शायद पढ़े हुए हैं, कांग्रेस के हैं, राज्यसभा है, कभी वो पब्लिकली नहीं विन किए, यानी कि वो एमपी नहीं बने, लोकसभा में नहीं गए। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर गिविंग बिहार अ बनांजा ऑफ अनाउंसमेंट्स while ignoring the states like आंध्र प्रदेश। देखिए कैसे नेता एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अगेंस्ट लड़ाते हैं। Some of the criticism seemed purely biased based on the bias than any factual evidence. They are rather ill-informed and can be countered very easily based on the facts. For example, ये जो दलाल मैडम का क्रिटिसिज्म है, इट वॉज बेस्ड ऑन द एलोकेशन ऑफ एयरपोर्ट्स इन बिहार। बताइए, हमारे पास पटना एक राजधानी में एक ढंग का एयरपोर्ट नहीं है और इंडिया के बाकी टियर 2 सिटीज में उससे बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट्स है। and she has the guts to criticize us. ठीक है दलाल जी। She is obviously ignorant that Patna airport is busting as it seems with a meager 247 acre area, and its infrastructure is the biggest bottleneck in Bihar's growth.
The Darbhanga airport is by far the most successful of the new airports under the Udan scheme. Few Biharis stood up for Bihar, irrespective of the party line, and I was surprised that the ruling dispensation also ignored this. और सोने पे सुहागा हमारे तेजस्वी भैया, तेजस्वी यादव, he dismissed the budget as jumlebaji, rhetoric, and criticized the lack of special economic package for Bihar. Why did he as a Bihari jump to oppose it? ये प्रश्न तो वही जवाब देंगे, या मैं जब उनसे मिलूंगा तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा. But there is a scope to have much more facts-based counter. I'll just say that there is no scope for Biharis, including diaspora, to keep quiet on this subject and keep on ignoring it. They have to take the cudgels on behalf of Bihar and let these agenda-driven people not get away for being so-called intellectual and economists, because that's not the truth. They are biased people. And the social media does give us this opportunity. This is about the union finance budget that was presented by Srimati Nirmala Sitharaman yesterday. I must say I was taken aback by some of the Bihar-related criticism that some people in powerful position have made about it. So let's examine what it is and debunk the myths that is being created, which to my mind is absolutely without basis and without any factual basis. So, what are the Bihar-specific provisions in the budget? So, essentially, there are three. The first one is about the opening of a Makhana Institute, which will probably not cost more than 20 crore rupees at best. It's important to note that almost 90% of the makhana grown in India is produced in Bihar itself. Now, if that Makhana Institute, which should have been opened maybe 50 years back, is now being opened in Bihar, can anybody take a criticism, make a criticism of that? I mean, unless you hate Bihar or something. This is absolutely without any basis. The second criticism is about certain allocation made to IIT Patna. Now, the fact is that while most major states in India got an IIT in latest by 60s, Bihar was given its first IIT and the only IIT as late as this century. Now, if some money is being given to that IIT, the sole IIT in Bihar, to develop it further, who can take offense to that? One of the persons criticizing Bihar is a certain lady MP of Trinamool Congress. Now, should I ask her that IIT Kharagpur was built in late 50s, and in this 50, 60 years, if I take the net present value of all the investment made in that IIT, it'll come to several thousand crores. Is the fund that is being given to IIT Patna even a patch on that? Obviously, no. So, this whole criticism is without any basis, and they should learn to let Bihar also develop. The second person to criticize is the Congress MP called Mr. Manish Tiwari.
He is an MP, as you all may know, from the extremely privileged urban constituency of Chandigarh, which has been poured literally hundreds of thousands of crores just to build that beautiful city in this poor country. Much of it was at the cost of places like Bihar, which were always denied their rightful share in 5-year plan after 5-year plan. When his party, the Congress party, was in power, they impoverished Bihar by bringing in mindless policies like freight equalization. Does he even have any basis to say that it is a Bihar budget? Or in their, when they discuss among themselves, they think that Bihar should not get anything and it should always remain poor. They were in power when a government employee, and I have no hesitation to name him, a certain Bose, who was part of the planning commission, had the audacity to call us Bimaru state. And such people say that it seems like a Bihar budget. Absolutely unacceptable. Absolutely unacceptable. Then we come to the third part, which is the criticism by a certain journalist called Dalal. Now, I had known her as a journalist when she, took a crusade against some stock market and so on and so forth. I'm appalled that the criticism that she makes, essentially of allocation for airports in Bihar, is without basis, and she doesn't seem to know anything. The fact is that allocation has been made for the Patna airport. Anybody who visits Bihar will know that at 247 acres, this is one of the smallest airports in the country, and it takes humongous amount of traffic. The whole growth of that city is absolutely constricted because the center has failed to put adequate investment in a proper airport for Patna. Can there any criticism of some money being allotted to Patna airport be such a big thing? What is the other airport for which Bihar is getting money? Darbhanga airport. Does she know that it is one of the most successful Udan airport in Bihar? So obviously they don't seem to know these things. They just come out of their own biases. And I thought, as a common citizen of India who loves his state, I have to come out and bring out the factual things about these things. I appeal to all my countrymen to not take these people seriously who seem to be living in their own world, are totally ill-informed, and just want to criticize just because in their dream they want to see Bihar. Golgappe will continue showing such stories. As we say, na or, na chor, par na karenge bor. And the story which we are trying to bring is not one-sided. We will also try to reach to the opposition and hear why they are silent on any outside state criticism on Bihar. Because दूसरे राज्य में अगर आप उस राज्य का क्रिटिसाइज करते हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट का क्रिटिसाइज करता है, तो वो द्रविडियन इशू बन जाता है, वो नॉर्थ ईस्टर्न इशू बन जाता है, वो पंजाब इशू बन जाता है, वो बहुत सा इश्यूज बन जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू बिहार, इट्स लाइक सबका पंचिंग बैग है. मारो भाई, पीटो इसे, एक पंच दो, ठीक है. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू हियर द अदर पर्सपेक्टिव. एंड इस सिलसिले में मैं अपने कुछ खास मित्रों को जो बिहार के हैं और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं या विदेश में हैं, उनसे कुछ बाइट लूँगा और उनकी भी व्यू सुनूंगा कि क्या मैं या गोलगप्पे चैनल जो बोल रहा है कि ये बायस्ड है, पीपल आर रिएक्टिंग अननेसेसरली, वो गलत है. क्या हमारी ये सोच सही दिशा में है या लोग इसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे? हम लोग, एज वी से, we are not defining the path. It's the people who will decide.
सो देखते रहिए गोलगप्पे, प्लीज़ सब्सक्राइब, ये आपका घर का चैनल है। थैंक यू सो मच।